नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम जो 2025 में हुआ, इसकी आंसर के आने के बाद इतने ज्यादा कैंडिडेट के कमेंट आए कि ये भी सवाल गलत, ये भी गलत। तो मैंने काफी समय लिया इन क्वेश्चंस को ये बता देना कि ये सवाल गलत है। बहुत इजी है, लेकिन उनका एनालिसिस करके उसका प्रूफ बताना है, क्योंकि आप ऑब्जेक्शन डालेंगे ना, वहां पर ऐसे नहीं पूछेंगे कि कौन सा सवाल गलत है। प्रूफ सहित बात होगी वहां पर। तो प्रूफ के साथ और वैलिड प्रूफ जो गवर्नमेंट वेबसाइट या फिर ऑफिशियल जो एनसीईआरटी वगैरह बुक्स है या फिर गवर्नमेंट की ही कुछ बुक्स है, उनके प्रूफ आपको बताने वाला हूं, ताकि वहां पर आप साथ में ऐड कर सकें। तो जीके की बात करें तो लगभग आप में से 50 के आसपास ऐसे सवाल भेजे कि इनमें ऑब्जेक्शन हो सकता है, जिनको फिल्टर किया गया। तो इनमें से चुनिंदा 20 के आसपास क्वेश्चंस रहेंगे जिन पर ऑब्जेक्शन है वो लगाने योग्य क्वेश्चंस है, गलत क्वेश्चंस और ऑप्शन के साथ। यहाँ पर ये सभी पूरी आंसर की पीडीएफ मैंने वो टेलीग्राम पर डाली गई है, और आज ही टेलीग्राम पर ये भी पीडीएफ डाल दूंगा। साथ ही साथ जो जीके के क्वेश्चंस पूछे गए, मैथ्स के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस, उनको चैप्टर वाइज डालने वाला हूं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप ये वीडियो 31 मार्च तक देखते हो ना, आप बहुत ज्यादा लक्की व्यूअर हो। विशेषकर 29 मार्च वाले यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो की बहुत ही बेहतरीन सेल आ रही है। इस टाइप की पहली बार सेल लेकर आ रहे हैं, जिसमें कर क्या रहे हैं, लोवेस्ट प्राइस तो रहेगी ही रहेगी, साथ में प्राइस 12 बजे रहेगी। 29 मार्च को रात्रि 12 बजे सबसे कम प्राइस है, और धीरे धीरे हर मिनट ये प्राइस बढ़ाने वाले हैं। तो एवरी मिनट प्राइस बढ़ेगी, और आपको क्या करना, 12 बजते ही पास प्रो लेना, ताकि आपको लोवेस्ट प्राइस मिल जाए। नहीं तो प्राइस धीरे धीरे हर मिनट पर बढ़ने वाली है। तो ये टीटीजी के कूपन कोड से आपको करना है। इस प्रकार के ऑफर के लिए टीटीजी के कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। अब टेक्स्ट बुक ने एक और चीज यहां पर भेजी है कि जो हमारा रिजल्ट रहा है ना, रैंकर आप देखिएगा, सीजीएल 2024 में सेकंड रैंक है। वो बोल रहे टेक्स्ट बुक से हमने मॉक दिया, फोर्थ रैंक, 8th, 9th, 10th है। तो टॉप रैंकर यहाँ पर शामिल रहते हैं, और इसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अभी आप ईयरली पास प्रो देखेंगे तो 615 रुपए में, लेकिन उस दिन आप प्राइस चेक करना, बहुत कम प्राइस में। ये रात्रि को 12 से 1 बजे के बीच में हर मिनट में प्राइस बढ़ेगी। तो 12 बजते लाभ उठा लेना टीटीजी के कूपन कोड से। ध्यान देना 29 मार्च को। अब सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। ये सवाल 5 मार्च को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। और इसमें इन्होंने कहा राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, गोपनीयता का अधिकार की बात होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 39 में ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं है। तो इसका ऑफिशियल प्रूफ है यहाँ पर। आप, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, इन वेबसाइट पर 1 मई 2024 को ये एक संविधान का पूरा इन्होंने डाटा जारी किया। भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ये आप इसका मेन पेज देखेंगे, होम पेज, और इसी होम पेज में आप यहाँ पर पेज नंबर 21 पर आएंगे तो साथ में संलग्न कर सकते हो। पेज नंबर 21 में भाग 4 डीपीएसपी में आर्टिकल 39 का वर्णन इन्होंने किया है। आर्टिकल 39, जिसमें ऑप्शन देखेंगे ना इस सवाल में, तो एक ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन है। एक्चुअली ये इसका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, जो आप आर्टिकल 39 में यहाँ पर देख सकते हो। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ये आर्टिकल 39 में बिल्कुल गवर्नमेंट वेबसाइट और गवर्नमेंट का ही ये आप देख सकते हो। भारत का संविधान का एक अलग से इनकी ये बुक है, जो 1 मई 2024 को ये पब्लिश हुई थी, जो सचिव ने इसे हस्ताक्षर भी है। तो ये आपको अटैच करना होगा। तो साथ में प्रूफ आपको बता रहा हूं, तो इसमें ये गोपनीयता का अधिकार नहीं आएगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था। ये 6 मार्च सेकंड सेट को पूछा गया है। इसमें इन्होंने एक ही कारण बताया, साथ में इंग्लिश में भी देख सकते हो, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द फेलियर ऑफ इंडिया। अब की बार मैंने जीके के सवाल चेक किए, ऐसा किसी भी सवाल में नहीं था कि वो इंग्लिश में सही था और हिंदी लैंग्वेज में गलत हो, दोनों में ही गलत है वो। तो इन्होंने कहा इंडो पाक वार ऑफ 1965 एंड ड्रॉट। तो भारत पाक युद्ध 1965 के कारण और सूखा के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही। क्या केवल एकमात्र यही कारण है? ये कारण तो है ही है, साथ साथ में 1962 का भारत चीन युद्ध भी कारण है। तो एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। आप कहेंगे इसका प्रूफ बताइए। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जो गवर्नमेंट की है, mospi.gov.in है, इन्होंने एक डाटा जारी किया था जिसमें पंचवर्षीय योजना का वर्णन है। वो बता देता हूँ पूरी फाइल कौन सी है। तो आप साथ में ये सोर्स लिंक दे सकते हो, गवर्नमेंट वेबसाइट की है। इसमें आप देखेंगे एक चैप्टर है, चैप्टर 7 5 ईयर प्लान्स, और नीचे आप देखेंगे तो प्रत्येक प्लान का इन्होंने थोड़ा शॉर्ट में बताया। जिसमें थर्ड प्लान की बात करें ना, तो इन्होंने बिल्कुल यहां पर मेंशन किया है
थर्ड प्लान, the plan was through failure in reaching the target due to अनफॉर्चून इवेंट चाइनीज एग्रेशन। देखिए चाइना का युद्ध 1962, इंडो पाक वार 1965 और सीवियर ड्रॉट है, सूखा। ये सभी तीनों ही कारण इसमें इंक्लूड है, न कि एक या दो कारण। तो आप ये प्रूफ अटैच कर सकते हो, साथ में ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर एक सवाल है 10 मार्च को थर्ड सेट पे पूछा गया। केंद्रीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना? कैंडिडेट ने भेजा, क्या ये सवाल गलत है? 5.1% दे रखा है। और अनुमानित राजकोषीय घाटा आप देखेंगे ना, ये ऑफिशियल सोर्स है pib.gov.in, जहां पर इन्होंने बजट एस्टिमेट के बारे में बात की है। और इसमें आप नीचे देखेंगे द नेट टैक्स रिसिप्ट आर एस्टिमेटेड at 25.83 लाख करोड़ एंड द फिजिकल डिफिसिट इज एस्टिमेटेड एट 4.9% ऑफ जीडीपी। तो फिजिकल जो डिफिसिट है वो 4.9% ऑफ जीडीपी है, और यही इन्होंने पूछा है यहां पर। फिजिकल डिफिसिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एज पर द यूनियन बजट है 5.1%, कहीं पर भी नहीं है, 4.9% यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो आप इस प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर एक सवाल यहां पर पूछा गया है, 1 नवंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार रोहित शर्मा ने कितने टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक बनाए हैं जिससे वह इस प्रारूप में गैलन मैक्सवेल के साथ सर्वाधिक शतक बनाने में बराबरी पर आ गए हैं? तो गैलन, देखिए बात हो रही है यहां पर अंतरराष्ट्रीय टी20 अंतरराष्ट्रीय। वैसे तो रोहित शर्मा ने 8 शतक लगा दिए हैं, लेकिन टी20 इंटरनेशनल में 8 नहीं है, तो इन्होंने यहां पर गलत आंसर दिया। इसका प्रूफ बताता हूं, ये olympic.com वेबसाइट है, यहां पर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा हैज स्कोर्ड ए टोटल ऑफ 8 सेंचुरी इन टी20 क्रिकेट, टी20 क्रिकेट में, लेकिन 5 ऑफ दीज, उनमें से 5 इनकी आई है टी20 इंटरनेशनल में, जो उनको बराबरी दिलाती है ऑस्ट्रेलिया की गैलन मैक्सवेल से। तो ये आप प्रूफ देख सकते हो, काफी सिमिलर वेबसाइट पर इस टाइप के आपको प्रूफ देखने को मिल जाएंगे, तो आप अटैच कर लेना। ऐसा इसका कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट का तो रहता नहीं, ये करंट का है, तो यही कुछ अच्छी रैंकिंग वाली वेबसाइट से आप स्क्रीनशॉट वहां पर डाल देना। तो 8 के स्थान पर 5 आना चाहिए। 18 मार्च के सेकंड शिफ्ट का सवाल है। एक सवाल पूछा गया यहां पर, विश्व बैंक की भारत विकास अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो ये विश्व बैंक के भारत विकास अपडेट के अनुसार, ये कैंडिडेट ने काफी कैंडिडेट भेजा, लेकिन ये सवाल का आंसर सही है, 7%। आप देखेंगे ये पीआईबी की वेबसाइट पर, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट है, यही सवाल में मेंशन था, विश्व बैंक की जो विकास अपडेट है उस पर है। तो कंट्रीज जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट रोबस्ट 7%। यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 7% का आपका अनुमान लगाया था, जो कि करेक्ट आंसर है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालना, ध्यान देना। एक सवाल है, मुगल काल के दौरान महाभारत का रज़्मनामा के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? महाभारत को रज़्मनामा है पर्शियन, फारसी भाषा में जो अनुवाद किया था ना, इन्होंने अबुल फजल माना है, जो कि गलत है। आरआरबी का यहां पर आंसर गलत है, इसका आंसर होना चाहिए फेजी। और इसका ऑफिशियल प्रूफ मैंने काफी कोशिश की, लेकिन मिला नहीं है। बाकी काफी साइट पर वैसे मिल जाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट साइट या फिर एनसीईआरटी वगैरह पर नहीं मिला, तो आपके पास है तो आप टेलीग्राम पर डाल देना। मैं टेलीग्राम पर जो पोस्ट रहती है ना, या फिर मेल कर देना मेरे को toptrendinggk@gmail.com पर। तो यहां पर ट्रांसलेट जो किया महाभारत का अनुवाद अकबर के आदेश पर फेजी और अब्दुल कादरी बदायूनी ने किया था, इनके द्वारा किया गया था, जिसका नाम रज़्मनामा रखा है, न कि अबुल फजल ने किया है। तो ये गलत आंसर है, फेजी करेक्ट होना चाहिए। इसका किसी को प्रूफ मिले तो बताना। अब नेक्स्ट देखते हैं, बाकी रेलवे 2024 में जितने एग्जाम हुए, आरपीएफ एसआई हो गया, आरआरबी जेई हो गए, इनके 841 जीके के क्वेश्चंस यहां पर चैप्टर वाइज आप डाउनलोड कर पाएंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। वो आप देख सकते हो हमारी ई बुक वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में toptrendinggk.in वेबसाइट और ऐप से आप ये ई बुक ले सकते हो। साथ ही सारी इंपॉर्टेंट ई बुक जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेना। और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो साइंस स्पेशल यहाँ पर कोर्स भी अवेलेबल है, और रेलवे एग्जाम 2024 में पूछे गए सारे साइंस के क्वेश्चंस भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट सहित एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला एक सवाल है, अशोक के शासन के दौरान गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहां थी? अब देखिए सवाल किस हिसाब से पूछा, देखो इन्होंने, कैपिटल ऑफ गुप्त एम्पायर ड्यूरिंग द रूल ऑफ अशोक। अशोक के समय गुप्त कहां था साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य था, गुप्त तो बाद में आया है।
तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य था, ना कि गुप्त साम्राज्य था। तो ये सवाल ही गलत है, सवाल ही गलत दे दिया है। बाकी यहां पर उज्जैन इन्होंने गुप्त साम्राज्य के अनुसार राजधानी बताया, लेकिन उस समय अशोक का शासन ही नहीं था, गुप्त साम्राज्य में कोई अशोक नाम का शासक हुआ ही नहीं है। तो आप देखेंगे यहां पर इन्होंने उज्जैन माना है, तो अशोक पहली बात तो यहाँ पर गुप्त एम्पायर से संबंधित नहीं है, वो मौर्य एम्पायर से संबंधित है, और कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर है अशोक के समय पाटलिपुत्र थी। मौर्य एम्पायर अशोक के समय राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त तो काफी बाद में आए हैं, लगभग 500 साल बाद में आए हैं गुप्त मौर्य से, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। आप अशोक का देखेंगे ना शासक, वो बिफोर क्रिश्चियन एरा है, ईसा पूर्व है, 268 बीसीई है, और गुप्त साम्राज्य देखेंगे ना 320 से, ये सीई है, ये बीसी है, तो कितना पहले आप देख सकते हो। तो इस सवाल में ही मिस्टेक है, बिल्कुल गलत सवाल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? काफी कैंडिडेट का कहना है कि यह सवाल मध्य अंडमान नहीं होगा, ग्रेट निकोबार होगा। द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? 2 मार्च सेकंड शिफ्ट। मैंने काफी कोशिश की इसका प्रूफ ढूंढने का, और फाइनली एक ऑफिशियल प्रूफ इसका मिला, और ये ऑफिशियल प्रूफ आप देखेंगे आइलैंड वाइज स्टेटिकल आउटलाइन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 2022-23 है। ये गवर्नमेंट के द्वारा, ये आप देखेंगे आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा ये जारी रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट का अपन कंटेंट देखते हैं। तो इस वाले आउटलाइन में आप देखेंगे प्रत्येक द्वीप की इन्होंने एरिया बताया है। यहां पर आप देखेंगे द्वीप वाइज, जैसे ये ईस्ट द्वीप, नारकंडम द्वीप है, लेकिन आपके जो ऑप्शन में द्वीप थे ना उनकी बात करते हैं, उनके एरिया की बात करते हैं। तो इसमें एक आपका नॉर्थ अंडमान आइलैंड है। नॉर्थ अंडमान आइलैंड का एरिया आप देखेंगे 1375.99, और आपका कौन सा है, और उसमें मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान है, उसका यहाँ पर 1535 दे रखा है। ठीक है, मध्य अंडमान का 1535 दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर द्वीप जो आ जाता है, नॉर्थ पैसेज नहीं है, साउथ अंडमान, साउथ अंडमान का दे रखा 1348 दे रखा है। और फिर यहाँ पर ग्रेट निकोबार, आपका लिटिल कार निकोबार, कार निकोबार का तो 126 है। ग्रेट निकोबार का ज्यादा नहीं है, 1000 के आसपास है, वो भी आपको यहां पर बता देते हैं। ग्रेट निकोबार यहां आप देखेंगे 1044 है, तो ग्रेट निकोबार सबसे अधिक नहीं है। इन आप एरिया को व्यवस्थित करेंगे ना, यहां पर आपको सबसे ज्यादा मिडिल अंडमान का ही दिखेगा जो लार्जेस्ट है। इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल सोर्स के अकॉर्डिंग मध्य अंडमान आपका करेक्ट आंसर है। ऑब्जेक्शन आपको इस अकॉर्डिंग तो नहीं डालना चाहिए। ठीक है, 7 मार्च का सेकंड शिफ्ट का ये सवाल है, बिल्कुल करेक्ट है। काफी कैंडिडेट ने भेजा तो उसको बता देता हूं, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, भारतीय मुख्य भूभाग के दक्षिणतम बिंदु को वर्तमान में क्या कहा जाता है? अब दक्षिणतम बिंदु है ना, ये मुख्य भूभाग का पूछा है, मुख्य भूभाग का, लेकिन काफी कैंडिडेट इसमें इंदिरा पॉइंट कह रहे हैं। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार आइलैंड में आता है, जो मुख्य भूभाग का हिस्सा नहीं है। ओवरऑल हिस्से की बात करते तब आप इंदिरा पॉइंट कहते, जो अंडमान जो निकोबार द्वीप में आता है इंदिरा पॉइंट। तो ये मुख्य भूभाग का पूछा है, तो इंदिरा पॉइंट तो बिल्कुल नहीं होगा। इन्होंने जो कैप कोमरिन माना ना वो सही है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक ये है कि कन्याकुमारी को ही कैप कोमरिन पहले कहा जाता था। ये दोनों एक ही चीज है, कन्याकुमारी कहो या फिर कैप कोमरिन कहो। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 ऑप्शन में गड़बड़ी हो रही है 6 मार्च के फर्स्ट शीट में। ये सवाल ये रद्द कर देंगे आई थिंक, क्योंकि कैप कोमरिन और कन्याकुमारी एक ही। कन्याकुमारी पहले कैप कोमरिन है, कैप कुमारी कहा जाता था, और भारतीय मुख्य भूभाग का ये दक्षिणतम बिंदु है। मेनलैंड की बात हो रही, मुख्य भूभाग का। इंदिरा पॉइंट ये निकोबार द्वीप समूह है, लेकिन ये दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूभाग का हिस्सा नहीं है। आप कैप फेस्टिवल में देखेंगे, कन्याकुमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर मेंशन है, द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्रीज कन्याकुमारी पॉपुलरली नोन एज, पहले इसे कैप कोमरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों मिस्टेक हो जाएगी। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? इसमें इन्होंने भारत का राष्ट्रपति माना है। यहां पर आप देखेंगे इंग्लिश वर्जन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इस टाइप की कोई पोस्ट है ही नहीं संविधान में। सीईओ तो कोई कंपनी का आपने सुना होगा, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नाम की ये पोस्ट बता रहे यूटी दिल्ली में। पहली बात तो ये पोस्ट है नहीं, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर की अपन बात करते हैं ना, उस केस में यहाँ पर 2 आर्टिकल अपने सामने निकल के आते हैं। एक आर्टिकल 239, और आर्टिकल 239 के मुताबिक आप देखेंगे ना तो इसमें राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिल्ली के केस में भी बात करेंगे। आर्टिकल 239 कहता है संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अन्यथा उपबंधित की बात हुई है, ये नहीं हो तो प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का यानी प्रत्येक यूटी का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति सर्वसर्वा हो गया, और वो अपने द्वारा ऐसे पद अभिधान सहित जो पद विनिर्दिष्ट करें नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से भी उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है। तो राष्ट्रपति वहां पर कोई प्रशासक के द्वारा भी कार्य करा सकता है यदि वो सही समझे
और बाकी यहाँ पर अन्यथा उपबंधित नहीं हो तो वो पूरा प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, आर्टिकल 239 कहता है। लेकिन दिल्ली के केस की यहाँ पर सवाल में बात की है, केवल यूटी की बात नहीं की है, तो दिल्ली के केस का यहाँ पर यही जो संविधान वाली पहले मैंने आपको बुक बताई थी ना इस वीडियो में, उसी में आपका वर्णन दे रखा है, आर्टिकल 239 क में दे रखा है। इसमें क्या दिया है, संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991 के प्रारंभ से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र कहा जाएगा और अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक का पद अभिमान उपराज्यपाल होगा। तो यहां पर आर्टिकल 239 के तहत वर्णन है कि वहां पर राष्ट्रपति चाहे तो अपन ऐसे पद अभिमान सहित वो निर्दिष्टित करें, नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वो ठीक समझता है। तो ये बता रहा है एक तरीके से कि अनुच्छेद 239 के अधीन ही यहां पर जो प्रशासक है वो उपराज्यपाल होगा। कहां पर, ये नई दिल्ली यूटी में। तो यूटी में उपराज्यपाल यहां पर इनडायरेक्टली तो काम कर रहा है, लेकिन यहां पर उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है। इसी का अपन इंग्लिश वर्जन देखें तो राष्ट्रपति यहां पर प्रशासक के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त कर रहा, तो यही एग्जीक्यूटिव पावर में हो जाना चाहिए उसके मुताबिक। तो यहां पर 239 क के अकॉर्डिंग देखें तो आपका दिल्ली के केस में यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आएगा, बाकी 239 के अकॉर्डिंग देखें तो फिर राष्ट्रपति यहां पर नजर आ रहा है। तो इसमें ही थोड़ा बहुत विरोधाभास नजर आ रहा है, तो जिसको लगता है तो इस प्रूफ के साथ वो डाल सकता है ऑब्जेक्शन, क्या करता आ रहा अभी बात की बात है। नेक्स्ट देखते हैं, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 17 मार्च सेकंड सेट में ये पर्सन सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, आपको ऑब्जेक्शन नहीं डालना। काफी कैंडिडेट ने भेजा है तो साथ में मैं डाल रहा हूं। और इस वाले में भी देखेंगे, बजट 2024 का एक सवाल है नेशनल पेंशन स्कीम का, और इसमें जो नियोक्ता है उनका अंशदान पहले 10% था, अभी ये 14% कर दिया गया, बिल्कुल करेक्ट है, ऑब्जेक्शन नहीं डालना है। नेक्स्ट यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के निवल लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 2024 की तीसरी तिमाही में कितनी वृद्धि हुई है। अब जैसे ही आप ये सवाल गूगल वगैरह पे सर्च करते हो ना, तब आपकी मिस्टेक जो पहला ही आर्टिकल आता है वो Q3 2025 का आता है, Q3 2025 का आईसीआईसीआई गवर्नमेंट आईसीआईसीआई की खुद की वेबसाइट का है, लेकिन आपको Q3 2024 का पूछा और काफी उस स्क्रीन उसको पेज को देखते हुए जो Q3 2025 की बात हो रही है, Q3 2025 की बात हो रही है, जिसमें आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 जो Q3 रहेगा 2025 में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 का रहेगा। लेकिन Q3 2024 है ना, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 का रहेगा, जो कि ये रिपोर्ट आती है जनवरी 2024 में। ठीक है, Q3 2024 की रिपोर्ट है ना, जनवरी 2024 में आती है। इसके मुताबिक इसका आंसर करेक्ट है। पिछले वर्ष की तुलना में यानी 2023 वाली ये रिपोर्ट है, 22 की तुलना करते हुए देखेंगे कितनी वृद्धि हुई, वो करेक्ट आंसर है 23.6% होना चाहिए। ये आप वेबसाइट पे, दो अलग अलग वेबसाइट आपको डाल रहा हूं। जो आप देख रहे हो ना, ईयर ऑन ईयर देख रहे हो, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13.1% ईयर ऑन ईयर Q3 2025 का देख रहे हो। किसका देख रहे हो, ईयर ऑन ईयर यहाँ पर प्रॉफिट 14.8% Q3 2025 का है। तो 14.8% नहीं है, ये तो Q3 2025 का पिछले वर्ष की सापेक्ष है। लेकिन Q3 2024 का, ये दोनों ही आईसीआईसीआई की ही वेबसाइट है, जो आईसीआईसीआई का पूछा है ना, तो Q3 2024 का आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो बाय 23.6% ईयर ऑन ईयर। ये देखिए Q3 2024 23.6 दे रखा है। तो ऐसा एक सवाल नहीं है, और भी यहाँ पर सेम आईसीआईसीआई बैंक का Q3 का सवाल पूछा, लेकिन आप 2025 का देखते हुए आंसर कर रहे हो, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दक्कन का पठार मुख्यतः किससे बना हुआ है। 17 मार्च सेकंड सेट का सवाल है, चूना पत्थर और बालू का श्रम, गलत है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल यहाँ पर ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट आप देख सकते हो, डेक्कन फ्लोड बेसाल्ट, डेक्कन फ्लड बेसाल्ट है। तो यहाँ पर दक्कन के पठार में ये बेसाल्ट का ही है, और ये जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बुक का ही टाइटल है। बाकी इसका मेरे कोशिश की एनसीईआरटी वगैरह में इसका मेरे को प्रूफ नहीं मिला है, किसी के पास इसका प्रूफ है तो मेरे को मेल कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट, बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित अधिकारों को क्या कहा जाता है। 11 मार्च की थर्ड सेट का सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित अधिकारों को क्या कहा जाता है। इन्होंने कहा बुनियादी अधिकार। आप देखें इंग्लिश में गलत होगा क्या, इंग्लिश में भी इन्होंने गलती कर दी है। फंडामेंटल राइट सभी को पता है, ये फाउंडेशनल राइट क्यों कह रहे हैं। फाउंडेशनल तो बुनियादी अधिकार है, ये नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स होगा, जो मौलिक अधिकार, ये करेक्ट होना चाहिए। इसका प्रूफ आप डाल सकते हैं, वही 1 मई 2024 को यहाँ पर भारत का संविधान के रिगार्डिंग ये जो एक नया परफॉर्म आप देख पा रहे हो, इसमें फंडामेंटल पार्ट 3 है, फंडामेंटल राइट, ये स्क्रीनशॉट के साथ में फंडामेंटल राइट है, ना कि फाउंडेशनल। नेक्स्ट,
Which 5-year plan in India primarily focused on agriculture and irrigation to support the green revolution? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना? सभी को पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर थी, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा है, साथ में ये भी पूछा है कृषि पर तो है वो योजना और वो सपोर्ट कर रही है ग्रीन रिवॉल्यूशन को, वो सपोर्ट कर रही है हरित क्रांति को। हरित क्रांति प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान आई ही नहीं थी, तो वो तो 1960 के बाद की बात है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना इसका आंसर नहीं होगा, ये इन्होंने गलत माना है। इसका थर्ड और फोर्थ दोनों में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जब तीसरी पंचवर्षीय योजना थी तब हरित क्रांति आई थी, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में हाई हील्ड सीड के बारे में बात हुई थी, लेकिन जब आप देखते हो चौथी पंचवर्षीय योजना, उसमें वो प्रभावी रूप से लागू हो पा रही थी। इस समय ये देखेंगे चौथी योजना, ये एक यूनिवर्सिटी की ही बुक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पुस्तक है। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया और हरित क्रांति से कृषि उन्नत हुई है। तो ये चौथी योजना 1969 से 1974 में प्रभावी रूप से लागू हो पा रही थी। और भी आप देखेंगे यहां पर ये जो इग्नू यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस लर्निंग आप करते हो तो इग्नू की ये जो यूनिवर्सिटी है, इसमें जो चौथी पंचवर्षीय योजना का वर्णन कर रखा है, तो इसमें भी इन्होंने उच्च फसल उत्पादन खेती को अपनाने के इच्छुक थे। और यहां पर आप देखेंगे तो हरित क्रांति का अच्छा परिणाम यहां पर हुआ है, इसका वर्णन कर रखा है, चौथी में है। बाकी जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी ना, उस समय हरित क्रांति भी भारत में एक तरीके से आई थी 1961 से 66 के दौरान, यहां पर बात होती है। तो ये जो दे रखा है इन्होंने प्रथम का दे रखा है, जो ये इग्नू वाला आप प्रूफ डाल सकते हो। और साथ में ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, संस्कृत यूनिवर्सिटी का है, ये प्रूफ भी आप अटैच कर सकते हो तीसरी योजना का। ठीक है, तो इसमें से आपका होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना नहीं होगा। चलिए, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान द्वीपों को कौन अलग करता है? इन्होंने दे रखा है 10 डिग्री चैनल, गलत है। उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान है ना, इनको अलग करने वाला वैसे कोई चैनल है नहीं, लेकिन 10 डिग्री चैनल की बात करें तो इसका आप देखेंगे ये एनसीईआरटी का प्रूफ है। एनसीईआरटी का आप देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ये जो बुक है एनसीईआरटी की, पेज नंबर 15 में इन्होंने द आइलैंड में दे रखा है। तो 10 डिग्री चैनल के बारे में बात हुई है, तो वो कह रहे हैं द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ, दे आर सेपरेटेड बाय द वाटर बॉडी विच इज कॉल्ड द 10 डिग्री चैनल है। तो अंडमान है, अंडमान के भाग उत्तरी अंडमान दक्षिण अंडमान नहीं है, निकोबार अलग है, अंडमान का भाग नहीं, निकोबार द्वीप अलग है। तो अंडमान और निकोबार, उत्तर में तो अंडमान, दक्षिण में निकोबार की बात करें तब 10 डिग्री चैनल है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान तो एक हिस्से हैं, अंडमान के हिस्से हैं। भाई जब नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान देखेंगे आप 10 डिग्री चैनल ये देखिएगा, अंडमान और निकोबार के बीच में ये आपका 10 डिग्री चैनल है। मैप में देखेंगे तो कार निकोबार है, लिटिल अंडमान है, तो उत्तरी अंडमान दक्षिणी अंडमान, उसके नीचे लिटिल अंडमान आता है। तो उत्तरी अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में तो है ही नहीं कोई चैनल, डंकन पैसेज भी नहीं होगा इसका आंसर। कोकोती म्यांमार वाला, पाक स्टेट है, या आपके श्रीलंका वाला, बाहर श्रीलंका वाला, तमिलनाडु और उधर उधर जाफना वाला? तो सवाल ही गलत पूछते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो इन्होंने मुंबई बंदरगाह कहा है, लेकिन इसका आंसर होगा नाहवा शेवा पोर्ट है, जिसका भी वर्तमान नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो नाहवा शेवा पोर्ट है, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट होना चाहिए। इसका मेरे को कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिला, जिसके पास है तो मेरे को मेल कर देना, मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। एक सवाल पूछा गया, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये 7 मार्च का सेकंड शिफ्ट का है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें इन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट, अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है और स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये एक भारत का राजपत्र, गजट में भी आप देखेंगे इसका प्रूफ, गजट सबसे बड़ा प्रूफ है 11 जुलाई 2012 को। इस प्रूफ में आप देखेंगे तो यहां पर दे रखा है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के जो भी नियुक्ति की रीति, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते हैं, ये नियम 2010 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम है। इस नियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण है। इसमें यहां पर देखेंगे ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति की रीति, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते, नियम 2010 जैसे निम्नलिखित नियम दिया जाएगा। चयन समिति, तो अधिकरण के न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने की चयन, अब केंद्र सरकार कर रही है, यहाँ पर मेंशन है। और अधिकरण का अध्यक्ष है वो भी सदस्य होगा, तो इसकी नियुक्ति यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश के द्वारा यहाँ पर
उनकी सलाह पर केंद्र सरकार करती है, तो वो केंद्र सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। ये आप प्रूफ डाल सकते हो गजट वाला। कौन सी पर्वतमाला उत्तरी मैदानों और दक्कन के पठारों के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती है? विंध्य करेक्ट दे रखा है, काफी कैंडिडेट ने भेजा, तो ऑब्जेक्शन योग्य नहीं है। पूर्वी घाट भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के किस भौतिक लक्षण का एक भाग है? पूर्वी घाट है, वेस्टर्न घाट है, ये क्या है? पर्वत श्रृंखलाएं है, क्या है? पर्वत श्रृंखला है। पठार कहां से आ गया पूर्वी घाट? क्या बता रहे हो? पठार थोड़ा यहाँ पर ईस्टर्न घाट आप देखेंगे तो ईस्टर्न घाट इज ए माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंजेस की बात होगी, प्लेट्यू पठार की बात नहीं होगी, माउंटेन रेंज करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक सवाल है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 और 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो रिट क्षेत्राधिकार में ये कथन दे रखा है इन्होंने, देखिए एक से अधिक आंसर इसमें करेक्ट नहीं है, एक ही करेक्ट है। अनुच्छेद 32 के तहत संसद को भी, या वैसे सुप्रीम कोर्ट को रहता अनुच्छेद 32 के तहत है रिट क्षेत्राधिकार रहता, लेकिन उसमें आर्टिकल 32 आप पूरा देखेंगे ना, उसमें ये भी मेंशन है, ये संसद चाहे ना किसी अन्य न्यायालय को भी ये मौलिक अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित रिट जारी करने की अनुमति दे सकता है, संसद की अनुमति यहाँ पर, तो ये करेक्ट है। बाकी अधिकार पेक्षा रिट केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा थोड़ी होती है, उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। केवल मौलिक अधिकार नहीं और भी रहता है जिसमें वो रिट जारी कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है, हाईकोर्ट का भी है। तो यहाँ पर केवल करेक्ट आंसर ये 3 नंबर बिल्कुल सही दे रखा है, मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है बहुत से सोर्स से। यहाँ पर एक और सवाल है जो कैंडिडेट का कहना कि गलत है, लेकिन ये भी सवाल सही है। द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम प्रेडिक्ट दैट एटम आर अनस्टेबल। अब देखिए रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल है, ये तो बात करता है सर्कुलर मोशन की, लेकिन आप कहेंगे इस सवाल को पूरा पढ़ो, ये बोल रहा है कि वो अनस्टेबल क्यों है, एटम अनस्टेबल की बात कर रहे हैं। अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक्सलेटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो त्वरित इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो जब चक्कर लगाएंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वो किस फॉर्म में लगाएंगे? अनस्टेबल होगा तो वो स्पाइरल फॉर्म में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, यदि वो चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ और अपना एक तरीके से इमिट नहीं कर रहे हैं ऊर्जा, तब तो वो सर्कुलर पथ में रहेंगे। लेकिन इमिट करेंगे, अनस्टेबल की बात होगी, अनस्टेबल तभी होगा जब वो ऊर्जा इमिट करेंगे, और ऊर्जा इमिट करते हुए इस टाइप से ये वाली बात होगी, स्पाइरल मोशन में नाभिक के साथ कोलैप्स कर जाएगा और इसलिए वो अस्थायी रहेगा। तो यही इसकी सीमा थी, यही कमी थी जिसको बाद में बोर ने इसको दूर किया था, नील्स बोर ने इसको दूर किया था। ऊर्जा विकिरण उत्सर्जित करेंगे तो वो इसी सर्पिलाकार पथ में गिरेंगे, और अस्थायी इसलिए है क्योंकि वो सर्पिलाकार पथ में जा रहा है। तो स्पाइरल करेक्ट होगा, सर्कुलर नहीं होगा, यहां पर ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं, आईसीआईसी बैंक, ये वही सवाल है, ये वही सवाल है जहां पर क्वार्टर 3 की बात हो रही है, और आप क्वार्टर 3 2025 का देख रहे हो आर्टिकल। तो क्वार्टर 3 में 4.43% है, 6 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। यहाँ पर क्वार्टर 3 2024 देखेंगे 4.43% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो यही पूछा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.43 करेक्ट है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपोर्टेंट ऑयल फील्ड्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली के इंपोर्टेंट ऑयल फील्ड्स कौन से? इन्होंने डिगबोई और किलबोई माना है। नेट पर आप देखेंगे ये सेम सवाल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सेम सवाल आपको मिल जाएगा डिट्टो, पहले एग्जाम से पहले का पड़ा हुआ। इसमें आंसर होगा यहाँ पर नारकटिया एंड मोरान होगा। इसका यहाँ पर प्रूफ आप ndrdgh.govin के एक आर्टिकल से दे सकते हो। पेट्रोलियम सिस्टम इन्होंने कहा है, all the oil and gas fields discovered till date in the upper Assam shelf are situated most on the southern slope of the Brahmaputra arc और and almost all the major oil field like यहाँ पर नाहरकटिया, बात हुई नाहरकटिया की, तो यहाँ पर यही ऑप्शन में दे रखा था जो ब्रह्मपुत्र में आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाना चाहिए। मोरन भी है। तो ये सारे सवाल हैं, इनमें से मैंने आपको बता दिया कौन से ऑब्जेक्शन योग्य हैं, कौन से नहीं है, इसके प्रूफ सहित बात की है, ऐसे नहीं हवा में। तो जो बताए हैं उसका आपको प्रूफ कहेंगे तो टेलीग्राम पर साझा कर देंगे ये पीडीएफ फाइल, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर ऑब्जेक्शन रेज कर देना। और टेक्स्ट बुक पास प्रो की ध्यान देना, सेल आ रही है 29 मार्च को, रात्रि 12 बजे से फायदा उठाएंगे तो लोवेस्ट प्राइस मिलेगी। और हमारी जो इंपोर्टेंट ई बुक है उस हेतु चाहे आपके 2024 सारे रेलवे एग्जाम के जीके के क्वेश्चन है, अभी यहाँ पर मैं टेलीग्राम पर साझा कर रहा हूँ। ये जो पूछे गए सवाल हैं आरपीएफ कांस्टेबल में 1800 जीके के सवाल हैं, चैप्टर वाइज हैं, वो लगभग तैयार हो चुके हैं, तो आज ही आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना, और जो इंपोर्टेंट ई बुक है कोर्सेज है, इसे तो आप टॉप ट्रेनिंग जीके ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।